वो एक गांव के लिए खतरा बन चुकी थी। पंचायत बुलाई जाती है, वो फैसला उस लड़की के खिलाफ सुनाया जाता है। इस लड़की को गांव में रहने से मना कर दिया जाता है। परिवार पंचायत के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता था, तो लड़की से कहा जाता है कि तुम इस गांव को छोड़ के गांव से बाहर चली जाओ और उस गांव में कभी मत आना। वो गांव छोड़कर गांव से बाहर चली भी जाती है, पर ज़्यादा दिन गांव से बाहर नहीं रह पाती है। अकेली लड़की थी और अकेली लड़की के लिए गांव से बाहर अकेले रहना बहुत मुश्किल था। मजबूरी में वो एक रात गांव में वापस आ जाती है और अपने घर पर जाकर रात में रुक जाती है। सुबह होती है, पंचायत के लोगों को ये बात पता चलती है और उसे झूठे आरोप में गिरफ्तार कर थाने में बंद करवा दिया जाता है। जिस थाने में उसे बंद करवाया जाता है, उस थाने में पुलिसकर्मी उसके साथ 3 दिन और 3 रात तक बलात्कार करते हैं। ये कहानी मानवता को शर्मसार करने वाली है और आपकी अंतरात्मा को झंझोड़ के रख देगी। जब ये कहानी मैंने पढ़ी तो मेरी भी अंतरात्मा हिलकर रह गई। इस कहानी ने मुझे भी झंझोड़ कर रख दिया। और जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप सहम जाएंगे और ये कहानी इस समाज का अलग अलग आईना भी आपको दिखाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, सच्ची घटना सच्चे वाक्य के साथ। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जालौन इलाके से। वहाँ एक गांव है गुरवा का पुरवा, वहाँ से इस कहानी की शुरुआत होती है। जब भी डाकू का जिक्र होगा तो चंबल की बात आती है, और चंबल की बात आए और फूलन देवी की बात ना हो तो डाकुओं की कहानी थोड़ी अधूरी सी लगती है। क्योंकि चंबल का नाम सुनते ही व्यक्ति के जहन में सबसे पहले डाकुओं का ख्याल आता है कि चंबल की दास्तान, चंबल के रास्ते, चंबल का क्षेत्र डाकुओं से जुड़ा और डाकुओं को एक अलग ही पहचान थी। फूलन देवी बैंडेड क्वीन क्यों बनी, क्या बीता उनके ऊपर और ऐसा उनके साथ क्या हुआ जो 21 लोगों को मौत की नींद सुना। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को जालौन उत्तर प्रदेश के गांव में हुआ। मल्हार परिवार में वो पैदा हुई। जिस गांव में उनका जन्म हुआ वो गांव बहुत पिछड़ा हुआ था, और यूँ कहें कि अपना जीवन गुजारने के लिए वहाँ के लोग मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन गुजार रहे थे और अपने आप से और अपनी ज़िंदगी से जूझ रहे थे। गांव चंबल और यमुना नदी के पास था, तो ज़्यादातर लोग गांव वाले नाव चलाने का काम किया करते थे, कुछ लोग मछली पकड़ने का काम किया करते थे और ऐसे ही अपनी जीविका चला रहे थे। फूलन देवी के परिवार में कुल 6 लोग थे। पिता देवी दीन, माँ मूला देवी, 2 भाई फूलन की बहन और फूलन देवी। फूलन देवी चारों भाई बहनों में सबसे छोटी थी और जो 2 के बड़े भाई थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। फूलन के पिता के पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, या यूँ कहें कि बस ज़मीन के नाम पर जो ज़मीन उनके पास थी वो ही उनकी संपत्ति थी। ज़मीन लगभग 6 बीघा, जो लगभग 1 एकड़ के आसपास होती है, वो उनके पास थी। अब फूलन के चाचा और उनके चाचा के बेटे, मतलब फूलन के चचेरे भाई मिलकर फूलन की उस ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेते हैं। उस समय फूलन देवी की उम्र लगभग 20 साल थी और इस बात को लेकर फूलन देवी और उनके चाचा के बीच में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि चाचा ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेते हैं। तो फूलन के पिता चाचा से कहते हैं कि ये ज़मीन तो हमारी है
और मेरे पास परिवार को चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए ज़मीन का एक टुकड़ा है, तुम ऐसा मत करो, उस पर कब्जा मत करो। पर चाचा और उसका बेटा मिलकर फूलन के पिता की ज़मीन को हड़प लेते हैं। पर फूलन देवी शुरू से ही, बचपन से ही तेज तर्राट और बेबाक नेचर की थी। वो चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं थी। 10 साल की उम्र में ही लड़कों को गाली देना, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना, मारा पीटी करना और गलत को सहन ना करना, अन्याय को ना सहन करना, ये उनकी फितरत में था। बात 1973 की है, तो उस समय किसी लड़की का ऐसा नेचर होना और बेबाक होना, लड़कों से लड़ाई करना और खुलेआम गाली देना कोई आम बात नहीं थी। फूलन को पता चलता है कि चाचा ने ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, तो अपने चाचा के घर जाती हैं। तो चाचा और उनके बेटे, जो उनका चचेरा भाई होता है, उसको खूब बुरा भला कहती हैं। पर चाचा पर फूलन की कोई बात का असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उम्र छोटी थी, लगभग 10 साल। तो चाचा समझते हैं कि बच्चा है, गुस्सा हो रही होगी, पर उन्हें फूलन के तेवर का अंदाज़ा नहीं था। फूलन उनके घर के सामने ही धरने पर बैठ जाती है। पिता को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत नाराज़ होते हैं, क्योंकि एक तो लड़की, ऊपर से ऐसे तेवर और धरने पर बैठ जाना। तो फूलन के पिता को उनका अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं था। वो निश्चय कर लेते हैं कि अब मैं इसकी शादी कर दूंगा और उसे गांव से बाहर कर दूंगा, कि दूसरे घर चली जाएगी, ये भी सुरक्षित रहेगी, मेरे जीवन में भी शांति रहेगी। अब फूलन की उम्र लगभग उस समय 12 साल हो गई थी। 12 साल की फूलन की शादी एक लगभग 35 साल के व्यक्ति से कर दी जाती है, जिसका नाम होता है पुत्तीलाल। मतलब इस बच्ची को पता भी नहीं था कि शादी क्या होती है, क्या शादी के मायने हैं। गुड्डे गुड़ियाओं से खेलने की उसकी उम्र थी। तो इस उम्र में ही उसकी 35 साल के पुत्तीलाल एक आदमी से शादी कर दी जाती है। उस 12 साल की बच्ची को क्या पता कि शादी क्या होती है, पति पत्नी क्या होते हैं। तो पुत्तीलाल फूलन के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता और कई बार उसने ज़बरदस्ती की भी। ये सिलसिला 2-3 साल तक चलता रहा। 4-5 बार फूलन पुत्तीलाल के घर से भागकर अपने पिता के घर आ गई, पर हर बार वो उनको वापस छोड़ जाते, क्योंकि उन्हें फूलन बिल्कुल पसंद नहीं थी और ना ही उसके तेवर पसंद थे। लेकिन जब इस बार फूलन पुत्तीलाल के घर से भागकर अपने पिता के घर आई, तो उनके पिता ने फूलन को एक झूठे आरोप में थाने में बंद करवा दिया, जब उनकी उम्र लगभग 14 साल थी। 3 दिन तक फूलन को वहाँ बंद रखा और पुलिस वालों ने फूलन का 3 दिन और 3 रात तक रेप किया। 14 साल की बच्ची क्या सहन कर सकती है, आप और मैं भी सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि कितनी दर्दनाक पीड़ा उस लड़की को हुई होगी। मुझे सुनाने में बहुत तकलीफ हो रही है, आप समझ सकते हैं उसके ऊपर क्या बीती होगी। उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है, उसका इलाज चलता है और लगभग 20 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहती है। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद फूलन के पिता वापस उन्हें पुत्तीलाल के घर छोड़ने के लिए जाते हैं, पर उन्हें मालूम पड़ता है कि पुत्तीलाल ने इन 20 दिनों के अंतराल में एक दूसरी शादी कर ली है। पुत्तीलाल फूलन के भागने से पहले ही खफा था, तो वो फूलन को रखने के लिए मना नहीं करता, रख लेता है, पर रोज़ मारता, रोज़ पीटता, रोज़ उसका शारीरिक शोषण करता। ये सिलसिला चल रहा था। तो एक दिन वो फूलन को अपने घर से सामान सहित घर से बाहर निकाल देता है। अब आप परिकल्पना करके देखिए कि एक रात में एक 14 साल की बच्ची को घर से बाहर सामान लेकर निकाल दे तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, क्या फेस किया होगा उसने, क्या उसके ऊपर बीती होगी, आप समझ सकते हैं। मैंने कहानी के शुरू में ही कहा था कि कहानी मानवता को झंझोड़ के रख देगी, आपको भी झंझोड़ कर रख देगी। और मैंने अपना टाइटल में भी बोला है कि कहानी फूलन देवी की, जो आपको रुला देगी। उधर पिता ने घर से भगा दिया था, इधर पति ने आधी रात को घर से निकाल दिया था। अब वो जाए तो जाए कहाँ, उसके पास तो जीने का कोई साधन ही नहीं था।
पर वो मल्ला परिवार से थी, मल्लाहों से उसकी दोस्ती थी, तो वो मल्लाहों की गैंग में जाकर शामिल हो जाती है। और मल्ला और साथ के लोग भी जानते थे कि बेबाक है, बोलने में तेज तर्राट है, किससे भी लड़ जाती है, ज़रूरत पड़ने पर गाली बक देती है, तो उन्होंने अपनी गैंग में उनको शामिल कर लिया। अब दोस्तों यहाँ से कहानी मोड़ लेती है और यहाँ से कहानी शुरू होती है कि फूलन देवी के बैंडिट क्वीन बनने की। ये कहानी 1979 में चंबल पहुँचती है और चंबल की एक गैंग होती है जिसका लीडर होता है बाबू गुज्जर, और सेकंड रोल में वहाँ पर जो मुखिया होता है वो होता है विक्रम मल्ला। विक्रम मल्ला ही फूलन देवी को गैंग में शामिल करवाता है। अकेली लड़की सिर्फ फूलन देवी उस गैंग में शामिल हो जाती है और विक्रम मल्ला का पूरा सपोर्ट उनको रहता है। और विक्रम मल्ला को वो अपनी पूरी आपबीती बताती हैं और कहते हैं कि विक्रम मल्ला और फूलन देवी को यहीं से एक दूसरे से प्यार हो गया था। अब जो गैंग का लीडर था बाबू गुज्जर, वो फूलन देवी पर बुरी नज़र रखता है और फूलन के साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। तो विक्रम मल्ला पूरी गैंग के सामने बाबू गुज्जर को गोली मार देता है, क्योंकि फूलन से वैसे ही प्यार करता था, शायद महिला को सम्मान करता हो, पर पहला नज़रिया प्यार ही था। अब वो फूलन को हथियार चलाना सिखाता है कि आप हथियार चलाना सीखो, अपनी सुरक्षा खुद करो। फूलन वहाँ से हथियार चलाना सीखती है। अब विक्रम गैंग का लीडर बन जाता है और उधर फूलन को पुत्तीलाल से बदला चाहिए था, जो उसका पति था। जब 12-14 साल में उनकी शादी हो गई थी और उसने फूलन के साथ ज़बरदस्ती की, मारा पीटा और एक रात को घर से बाहर निकाल दिया। तो फूलन का जीवन का एक ही मकसद था, पुत्तीलाल से बदला लेना, किसी भी कीमत पर पुत्तीलाल से बदला चाहिए। एक दिन पूरा गैंग पुत्तीलाल के घर पहुंचता है। पुत्तीलाल को फूलन घर से बाहर खींच के लाती हैं और बीच चौराहे पर कपड़े उतार कर नंगा करके मारती हैं। ये बात पूरे गांव में जंगल में आग की तरह फैल जाती है। इसके दो कारण थे। पहला तो ये कि किसी महिला ने किसी पुरुष को मारा था और दूसरा ये कपड़े उतार के मारा था। तो फूलन चिल्लाकर सबको चेतावनी देती हैं कि किसी ने भी किसी बच्ची के साथ गलत काम करने की कोशिश की या किया या उस पर बुरी नज़र रखी तो उसका अंजाम भी यही होगा। अब फूलन की ये वारदात करने का तरीका या बदला लेने का तरीका पूरे गांव में फैल गया था, मीडिया में, पेपरों में भी खबर छप गई थी और फिर उनको एक नाम दिया गया, बैंडिट क्वीन, दस्यु सुंदरी। इस गैंग का अतीत क्या था, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। बाबू गुज्जर जब इस गैंग का लीडर था तो इस गैंग का मुख्य काम था गाड़ी चुराना और चोरी करना। उस समय श्री राम गुज्जर और उसका एक साथी जेल में बंद थे। ये किस समय की बात है? जब विक्रम मल्ला ने बाबू गुज्जर का कत्ल कर दिया था। ये दोनों चोरी के इल्जाम में बंद थे, क्योंकि गैंग का काम गाड़ी चुराना और पैसे चुराना था। दोनों जब जेल से छूटते हैं तो उन्हें पूरी कहानी पता चलती है कि फूलन ने ऐसा ऐसा किया और विक्रम मल्ला ने बाबू गुज्जर को मार दिया। अब श्री राम गुज्जर और जो उसका एक साथी होता है वो विक्रम मल्ला को गैंग के सरदार के रूप में स्वीकार नहीं करता है। बोलता है कि हमें मंजूर नहीं है तुम गैंग के लीडर बनो, क्योंकि हम तो जेल में थे, किसी ने हमसे पूछा ही नहीं। और गुज्जर जाति के थे, वो मल्ला जाति के थे, तो जाति का भी अंतर था। श्री राम गुज्जर ने पूरी गैंग के सामने विक्रम मल्ला को गोली मार दी और अब गैंग का लीडर श्री राम गुज्जर और उसका एक जो साथी था लाला राम गुज्जर, वो बन गए थे। अब फूलन देवी अकेली पड़ गई, थोड़ी डरी हुई भी थी।
और लाला राम गुज्जर और श्री राम गुज्जर दोनों फूलन का फ़ायदा उठाना चाहते थे। ये बात उन्हें कतई पसंद नहीं थी। पर मैंने आपको स्टोरी में पहले ही बताया कि जब विक्रम मल्ला ने बाबूलाल गुज्जर को मारा था तो उन्होंने फूलन को हथियार चलाना सिखा दिया था कि अपनी सुरक्षा करो, तुम्हें हथियार चलाना सीखो। तो फूलन देवी को हथियार चलाना आता था, तो सब हथियार चलाना अच्छे सीख चुकी थी। और श्री राम को पता था कि विक्रम मल्ला ने बाबूलाल गुज्जर को मौत के घाट फूलन के कारण ही उतारा है, तो वो फूलन से वैसे भी बदला लेना चाहते थे। अब श्री राम फूलन को चोरी करने के बहाने एक गांव में ले जाते हैं और उस घर में फूलन को पकड़ लेते हैं और वहां लगभग 24 दिनों तक फूलन को बंदी बना के रखा जाता है। और लाला राम गुज्जर, श्री राम गुज्जर, जिसका वो घर होता है, वो सब फूलन के साथ लगभग 24 दिनों 24 रात तक बलात्कार करते हैं। और फूलन की दर्द की चीखें, तकलीफ की चीखें पूरे गांव में दूर दूर तक सुनाई देती हैं, पर कोई भी व्यक्ति फूलन की मदद करने के लिए नहीं आता है। और जिस घर में उसको बंदी बनाकर रखा गया था, ऐसा कहते हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि व्यक्ति ये सब करते हुए अपनी आंखों से भी देखता था। तो बहुत ही भयानक दृश्य था वो, अंतरात्मा को हिला देने वाला। श्री राम गुज्जर के साथ साथ कई लोगों ने फूलन का रेप किया और घर का सारा काम भी कराया। काफ़ी दिन हो गए, किसी को फूलन के बारे में कुछ पता नहीं था कि फूलन कहाँ गई कहाँ नहीं गई, क्योंकि वो तो घर में बंदी थी। पर ये सब गैंग के मेंबर को, कुछ मेंबरों को पता था जो फूलन के करीबी थे कि ये घर में चोरी करने के लिए गए हैं। तो फूलन के बचे हुए गैंग के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और फूलन को वहाँ से बाहर लेकर आते हैं। फूलन सदमे में थी, वो कुछ दिन तक तो कुछ भूली ही नहीं, और जब बोली तो ये बोली कि अब मैं अपने खुद का गैंग बनाऊंगी। वो कहती है कि जो विक्रम मल्ला के साथी थे, जिनको मुझ पे यकीन है, वो हथियार उठा के मेरी तरफ आ जाएं, मैंने अपने खुद की गैंग बना ली है। और फूलन का खुद का गैंग बन जाता है और उस गैंग का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि श्री राम गुज्जर और बाबूलाल गुज्जर की हत्या, उनसे बदला लेना, क्योंकि उन्होंने गैंग में रहते हुए चोरी की झूठी वारदात को अंजाम देकर फूलन देवी को लगभग 24 दिन तक घर में कैद रखा और बलात्कार किया। अब वो गैंग लेकर उसी गांव में जाती हैं जहाँ श्री राम गुज्जर और लाला राम गुज्जर थे, उन्होंने उनके संग गलत काम किया था। उन्हें कोई जानकारी नहीं मिलती है कि वो दोनों कहाँ गए हैं। फूलन देवी उस गांव से 22 लोगों को बंदी बना लेती हैं और चंबल नदी के किनारे के पास लेकर आ जाती है। फूलन पूछती है कि व्यक्ति से कि लाला राम गुज्जर, बाबूलाल गुज्जर कहाँ हैं, और कोई जवाब नहीं देता है तो उनको सर में गोली मारती हुई चली जाती है और इस तरह 21 लोगों को मौत के घाट उतार देती है। एक साथ 20 लोगों का नरसंहार हुआ। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो वो फूलन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी करती हैं और पूरी गैंग के पीछे पुलिस लग जाती है। गैंग के कई लोग मारे जाते हैं और कई लोग घायल हो जाते हैं। तो फूलन सोचती है कि मेरी बदले की आग में मेरी गैंग के बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। तो वो समर्पण का विचार दिल में लाती हैं और समर्पण का निश्चय कर लेती हैं। पर 1984 में जब वो समर्पण करती हैं तो अपनी 6 शर्तों पर समर्पण करती हैं। 6 शर्तें होती हैं। पहली शर्त ये होती है कि मैं यूपी में नहीं, एमपी में समर्पण करूंगी। दूसरा, जब मैं समर्पण करूंगी तो मुझे मेरे साथ बंदूक चाहिए। समर्पण के बाद मैं महात्मा गांधी के चरणों में उस बंदूक को रख दूंगी। तीसरी शर्त होती है कि मेरे पूरी गैंग को कोई तंग नहीं करेगा और ना ही उनका इनकाउंटर होगा। अगली शर्त होती है कि गैंग के किसी भी मेंबर को 8 साल से ज़्यादा की सजा नहीं दी जाएगी। और सरकारी शर्तें मान लेती है। फूलन देवी समर्पण कर देती हैं
वो 11 साल तक उन्हें लगभग जेल में रखा जाता है। अब 1984 में मुलायम सिंह की सरकार आती है। 1994 में मुलायम सिंह की सरकार आती है तो फूलन देवी को छोड़ दिया जाता है। 82 में सरकार ने इसे मान लिया था और इस सब ने देखा। फिर 1995 में समाजवादी पार्टी से उनको टिकट दिया गया और 1996 में वो चुनाव लड़ती हैं और लगभग 3 लाख वोटों से जीतती हैं। पर फूलन देवी का जो जीवन था वो इतना आसान नहीं था। एक तो वो कम पढ़ी लिखी थी और दूसरा लोग उनके दुश्मन थे, जातिवाद था, दस्यु सुंदरी रही, पीछे का इतिहास बहुत ही उतार और चढ़ाव से भरा हुआ था। अब दिन आता है 25 जुलाई 2001 का। 3 अनजान लोग फूलन देवी को गोली मार देते हैं और 3 में से एक शख्स की पहचान होती है शेर सिंह राणा के रूप में। जिन 20 लोगों को फूलन देवी ने श्री राम गुज्जर और बाबूलाल गुज्जर का पता पूछने के लिए नदी किनारे मारा था, उसमें से एक शेर सिंह राणा का रिश्तेदार होता है और उसी का बदला लेने के लिए शेर सिंह राणा फूलन देवी को गोली मार देता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कर्मों का हिसाब था, कर्मा इंसाफ करता है, जैसा करते हो वैसा ही बोते हैं वैसा ही काटते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि कर्मा इंसाफ करता है, पर कर्मा ने उन पुलिस वालों के साथ इंसाफ क्यों नहीं किया जिन्होंने 3 दिनों 3 रात तक फूलन के साथ बलात्कार किया? कर्मा ने उस व्यक्ति के साथ इंसाफ क्यों नहीं किया जिस घर में फूलन को कैद करके रखा गया और श्री राम गुज्जर बाबूलाल गुज्जर ने उसके साथ बलात्कार किया और वो अपनी आंखों से देखता रहा? कर्मा ने उस पुत्ती लाल के साथ इंसाफ क्यों नहीं किया जो 38 साल का होकर एक 12 साल की लड़की से शादी करता है और जबरदस्ती संबंध बनाता है? इन सारे सवालों के जवाब यदि आपके पास हों तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को सुनाते समय मेरी अंतरात्मा हिल गई है। अब मैं ज़्यादा देर अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा। कहानी यहीं खत्म करता हूँ। ये थी फूलन देवी की जीवनी। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भेजें ताकि यूट्यूब उसको और भी लोगों तक पहुँचा सके। ऐसी सत्य घटनाएं आपको मिलती रहेंगी। अपने सुझाव कमेंट्स में बताएं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि एक सच्ची घटना, सामाजिक बुराई और सामाजिक अत्याचार की कहानी आपको बताना था। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।